Hello students, today we are studying types of vibrations, resonance, applications of resonance, drawback of resonance, experiments involving concept of resonance, then a special experiment, sonometer experiment, then we have to verify laws of a vibrating string by using sonometer experiment. So these are the concepts that we are going to study today. First of all, let me tell you students that types of vibrations are of two categories. Number one is free vibration and number two is forced vibration. And let me tell you students that resonance is a special case of forced vibration. और फिर रेजोनेंस का एप्लीकेशन, उसका ड्रॉबैक, एक्सपेरिमेंट्स जो रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, देन अ स्पेशल एक्सपेरिमेंट, सोनोमीटर एक्सपेरिमेंट, और फिर हमें लॉज ऑफ अ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग भी वेरीफाई करना है. सो विल स्टार्ट विद दिस स्टूडेंट्स. फ्री वाइब्रेशन एंड फोर्स्ड वाइब्रेशन पहले समझ लेते हैं. सो वाइब्रेशंस आर ऑफ टू टाइप्स स्टूडेंट्स. नंबर वन इज free vibration and number two will be forced vibration. We consider a case in which you are swinging on a swing and no one is giving you a push. So what happens? एक बार swing to and fro motion करेगा, then its amplitude gradually decrease and finally it will come to rest. This is the example of free vibration. हम इसे ग्राफिकली ड्रॉ करके भी समझ सकते हैं. On y axis we can keep displacement. On x axis we can keep time. Okay. Y axis पे displacement ले लीजिए students. Let's say it is x. And x axis पे I am considering time. Swing starts with some amplitude, right? And then it gradually decreases and finally it comes to rest. So इसे हम oscillation chapter में नाम देते हैं damped oscillation. As far as oscillation is concerned, we call this as damped oscillation. ग्राफ में स्टूडेंट दिस इज प्लस ए, दिस इज माइनस ए मैं यूज कर रहा हूं टू डिनोट एम्पलीट्यूड. वी कैन कंसिडर सेकेंड केस इन विच you are swinging on a swing, okay, and you are applying a push. You are applying a push by pressing your feet on ground. So what you are basically doing, you are applying external periodic force. मतलब ड्यू टू रेजिस्टेंस जितना एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो रहा था आप उतना रिगेन करवा रहे हो बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स. That is the reason amplitude of swing this time will not decrease, and this is what you are doing forcefully, and that is the reason हम इसे कहते हैं forced vibration. इसे हम ग्राफिकली भी समझ सकते हैं स्टूडेंट्स. एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे. ओके, दोनों एक्सिस बना लिए. एक्स एक्सिस पे वी विल कीप टाइम. ऑन वाई एक्सिस हम डिस्प्लेसमेंट रखेंगे. दिस हैज टू बी 0,0. ओके,
I am representing constant amplitude over here, students. Constant amplitude. Okay. So what will happen in this case? Amplitude of the motion will remain constant, right? This is plus A, that is minus of A. Let me tell you students, जो भी वाइब्रेशन होते हैं वो सारे के सारे फ्री वाइब्रेशन होते हैं नेचुरली, बट अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स हम वो फ्री वाइब्रेशन को फोर्स्ड वाइब्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं. समझेगा ये? एक्स एक्सिस पे टाइम ले लिया, वाई एक्सिस पे हमने डिस्प्लेसमेंट ले लिया, प्लस ए माइनस ए, एंड वी आर रिप्रेजेंटिंग मोशन लाइक दिस. सो स्टूडेंट्स, वाइब्रेशन के कितने टाइप होंगे? दो, फ्री वाइब्रेशन एंड फोर्स्ड वाइब्रेशन. ऑसिलेशन के हिसाब से मैं फ्री वाइब्रेशन को नाम दे रहा हूं डैम्प्ड ऑसिलेशन, राइट? एंड ऑसिलेशन पॉइंट ऑफ व्यू स्टूडेंट्स, इसे हम नाम देंगे अनडैम्प्ड ऑसिलेशन, बिकॉज जो एम्पलीट्यूड है वो टाइम के साथ डिक्रीज नहीं हो रहा है, हम उसे मेंटेन करके रख रहे हैं अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स. बॉडी यहां पे जिस फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करता है हम उसे नाम देते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी. आज के लेक्चर में मैं इसे एन नॉट से डिनोट करने वाला हूं. एंड जब बॉडी फोर्स्ड वाइब्रेशन में होगा तो हम वो फ्रीक्वेंसी को नाम देंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ फोर्स्ड वाइब्रेशन, जिसको आज के लेक्चर में मैं एन से डिनोट करूंगा स्टूडेंट्स. नेचुरल फ्रीक्वेंसी एन नॉट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ फोर्स्ड वाइब्रेशन विल बी डिनोटेड बाय एन. इतना नोट कर लीजिए. Now we are understanding resonance. Resonance in simple terms होता है matching of the two frequencies. To understand this concept, I will give you an example from your day-to-day life, and उससे हम एक term समझेंगे jumping with joy. This term is related from your day-to-day life. अगर आप ये समझ जाओगे, so it will be easy for you to understand resonance. Resonance simply means matching of the two frequencies. ये समझने के लिए हम एक day-to-day life का example ले रहे हैं और हमें एक term समझना है जिसे हम कह रहे हैं स्टूडेंट्स jumping with joy. Let's say that आप लंबे ड्यूरेशन तक MCQ सॉल्व कर रहे हो आपके फेवरेट सब्जेक्ट फिजिक्स के. Let's say for 7 continuous hours. And what happens after that much duration of studies continuously, आपने कोई ब्रेक बीच में लिया नहीं है, आप सोच रहे हो कि आप एक 15 मिनट्स का रिफ्रेशमेंट ब्रेक ले लो. अब आप ऐसा सोच ही रहे हो, आपके मॉम अंदर एंटर होते हैं आपके रूम में एंड शी ऑल्सो टेल्स यू द सेम थिंग कि देख बेटा तू इतने टाइम से स्टडी कर रहा है, टेक अ स्मॉल रिफ्रेशमेंट ब्रेक और फिर आके वापस पढ़ाई करना. सो इस केस में आपके अंदर जो सिचुएशन अराइज हो रहा है दैट इज टर्म्ड एज जंपिंग विद जॉय. जो आपने सोचा आपके मॉम ने भी वही सोचा, इसे हम कहते हैं मैचिंग ऑफ थॉट्स. सो यू विल स्टार्ट फीलिंग हैप्पियर. आपको ऐसा फील होगा कि आपने जो सोचा आपके मॉम ने भी वही आपको बताया. सो इसका मतलब हुआ जब दोनों के सोचने का फ्रीक्वेंसी सेम होगा, राइट? सो जो सिचुएशन अराइज होगा आपके अंदर दैट विल बी जंपिंग विद जॉय. आप बहुत खुश हो जाओगे, राइट? जंपिंग विद जॉय. अब स्टूडेंट्स आप ऐसा सोचिए कि फर्स्ट केस सेम है, आपने सोचा कि आप 15 मिनट्स का रिफ्रेशमेंट ब्रेक ले लोगे एंड आपके मॉम ने आके बोला कि नहीं 15 मिनट्स का कोई ब्रेक नहीं लेना है, आपको कंटिन्यूअस पढ़ाई करना है. सो इन दिस सिचुएशन लेट मी टेल यू, आपके अंदर जंपिंग विद जॉय वाला कंडीशन अराइज होने वाला नहीं है, बिकॉज आप दोनों के सोचने का फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हुआ स्टूडेंट्स. सो जंपिंग विद जॉय कब होगा? जब दोनों के सोचने का जो थॉट प्रोसेस है वो सेम होगा. इतना समझेगा. और वैसे हम रेजोनेंस को क्या कह रहे थे? रेजोनेंस मींस मैचिंग ऑफ द टू फ्रीक्वेंसीज.
To understand resonance, we take example of radio receiver. Let's say हमें सुनना है frequency 93.5 रेड एफएम. So using a tuner हम frequency रख लेते हैं 93.5 रेड एफएम, मतलब same frequency. So this 93.5 is natural frequency. And the frequency which we are keeping forcefully, that is same 93.5. अब इसको मैं graphically कैसे represent करूं? So what can be done here? On x axis हम frequency place कर लेते हैं. X axis frequency. On y axis we keep amplitude. And this has to be origin. This is natural frequency and not. And the frequency that we are keeping is called as frequency of forced vibration n. जब ये दोनों equal है, same है, हमें sound का maximum amplitude मिलने वाला है students. In other cases हमें comparatively कम amplitude मिलेगा, comparatively कम amplitude मिलेगा. So the case in which हमें sound का maximum amplitude मिला है, student this is special, right? We got maximum amplitude is because of matching of the two frequencies. जब भी natural frequency and frequency of forced vibration same हमने किया, at that time only we got maximum amplitude of sound, and this itself is called as resonance. Students, resonance का simple सा मतलब होता है matching of the two frequencies. Whenever there is matching of the two frequencies, there has to be a phenomenon called as resonance, which is a special case of forced vibration. Let me tell you students, amplitude of vibration जो है, it is inversely proportional to the difference between natural frequency and frequency of forced vibration n minus n naught. Amplitude of vibration is inversely proportional to the difference of the two frequencies, natural frequency and frequency of forced vibration. In case students, ये दोनों frequency same हो जाएगा, n equals to n naught. Can't I say 1 upon 0? So amplitude of vibration tends to infinity. Amplitude of vibration becomes maximum. And this condition itself is called as resonance. Resonance हुआ मतलब amplitude जो है वो maximum हुआ. और ये कब होगा? जब दोनों frequencies match करेंगे. That means students, after this much workout हम resonance को define कर सकते हैं. Resonance is a special case of forced vibration. Resonance is a special case of forced vibration. It is a phenomenon in which a body vibrates under the action of external periodic force whose frequency is equals to the natural frequency of the driven body, such that amplitude becomes maximum, is called as resonance. I repeat, resonance is a special case of forced vibration. It is a phenomenon in which a body vibrates under the action of external periodic force whose frequency is equals to the natural frequency of the driven body, such that amplitude becomes maximum. This is the definition of resonance.
हमने रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट समझा, हमने सीखा जब दोनों फ्रीक्वेंसी मैच होंगे तब रेजोनेंस होगा, एंड जब रेजोनेंस होगा बॉडी का जो वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड है इट विल बी मैक्सिमम. नाउ वी कैन अंडरस्टैंड एप्लीकेशंस ऑफ रेजोनेंस. फर्स्ट एप्लीकेशन इज in radio receiver. This uses the concept of electrical resonance, but resonance for sure. Second application, a very popular device, stethoscope, used by doctors, involves the concept of resonance. Third application is in musical instruments जिसमें स्ट्रिंग होता है, जिसे हम कहते हैं स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट्स लाइक वायलिन, लाइक गिटार, लाइक सितार. उसमें वी कीप अ हॉलो वुडन बॉक्स सो दैट जब हम स्ट्रिंग को प्लग करें सो स्ट्रिंग के वाइब्रेशन का फ्रीक्वेंसी एंड एयर कॉलम का फ्रीक्वेंसी दोनों फ्रीक्वेंसी मैच हो जाए, we get resonance and a louder and pleasant sound is heard. Fourth application जो एक तरीके से हमारे लिए एक्सपेरिमेंट है. स्टूडेंट्स, लेट्स से आपको एक ट्यूनिंग फॉर्क दे दिया एंड यू आर नॉट अवेयर ऑफ इट्स फ्रीक्वेंसी, मतलब आपको इसका वैल्यू पता नहीं, इसका फ्रीक्वेंसी कितना है, एंड आपको इसका फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना है. यू कैन फाइंड इट आउट by using the concept of resonance. So इसको हम AM के हिसाब से कैसे बोल सकते हैं? By using the concept of resonance, we can find out the unknown frequency of a tuning fork. ये tuning fork है, इसका frequency हम जानते नहीं है, resonance का use करके हम ये find out कर सकते हैं. So these are the certain applications of resonance. Resonance के सिर्फ advantages ही होते हैं ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स, resonance के drawbacks भी तो होते हैं, तो उसके हम थोड़े से drawbacks समझ लें. Drawbacks of resonance. Soldiers are ordered to break their regular stepping in marching while crossing a suspension bridge. This is because in case steps का frequency and bridge का natural frequency match हो जाता है, resonance होगा and the bridge may collapse. Second, we consider a rough sea. Ship is swinging in that rough sea. So this is natural frequency of swinging of ship. Now, in case this natural frequency of swinging of ship matches with frequency of the water waves, मैंने कहा natural frequency of swinging of ship matches with frequency of water waves, resonance occurs, and this is dangerous for that particular ship. Third, when speed of aircraft increases, when speed of aircraft increases, each and every part of the aircraft is forced to vibrate. This can be highly undesirable for safety of aircraft. Now, what are the experiments that we can perform in laboratory while using the concept of resonance? First experiment is sonometer experiment. Second, Meldis experiment. Third, resonance tube experiment. These are the experiments that can be performed while using the concept of resonance. इसमें से हमें आज अभी क्या पढ़ना है स्टूडेंट्स? इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट जिसे हम कह सकते हैं सोनोमीटर एक्सपेरिमेंट.
इतना नोट कर ले। सोनोमीटर experiment, one of the experiment based on the principle of resonance. A sonometer consists of a hollow rectangular wooden box called as sound box. A sound box is used so that maximum mass of air column vibrates and the sound produced by the vibrating string gets amplified. ये वही कॉन्सेप्ट की हम बात कर रहे हैं जो हम स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट्स में यूज करते हैं, लाइक गिटार, वायलिन। ओके, ये जो साउंड बॉक्स है उसके ऊपर वी हैव टू प्लेस टू ब्रिजेस. लेट्स से दिस फर्स्ट इज ब्रिज P, okay, and second is bridge Q. दो ब्रिजेस हमने साउंड बॉक्स के ऊपर प्लेस किए हुए हैं. अबोव दीज टू ब्रिजेस हमें एक वायर पास करना होगा. द वायर इज टेकन एज AB. वन एंड ऑफ दिस वायर, मैं सिर्फ वायर AB का लेंथ काउंट करने वाला, बट लेट मी टेल यू दैट वन एंड ऑफ दिस एंटायर वायर इज फिक्स्ड टू अ हुक, while another end of this wire passes over the pulley, and इसका जो फ्री एंड है वहां पे हमने हैंगर प्लेस किया हुआ है. हम ये हैंगर में वेट्स को इंक्लूड करके, वेट्स को इंक्रीज करके वायर के ऊपर का टेंशन इंक्रीज कर सकते हैं, और वी कैन इवन डिक्रीज द टेंशन ऑन दिस वायर. सो यहाँ पे हैंगर के थ्रू हम वेट्स पुट अप करेंगे, हम टेंशन को इंक्रीज कर सकते हैं. इट इज क्वाइट ऑब्वियस दैट हम उसे डिक्रीज भी कर लेंगे. व्हाट वी कैन डू स्टूडेंट्स, ये जो हमें दो ब्रिजेस दिख रहे हैं P एंड Q, हम उनका पोजीशंस चेंज करके वायर के लेंथ को इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर सकते हैं. ओके, अब हमने जब फॉर्मूला पढ़ा था मोड्स ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग में, हमने सीखा था N इज इक्वल्स टू P डिवाइड बाई 2L square root of T by M, where N denotes frequency of vibration of string, P denotes number of loops, L is vibrating length, in our case it is length of AB, T denotes tension जो हम यहाँ पे हैंगर पे पुट अप करने वाले हैं, and small m denotes linear density, that is linear mass density, which is also called as मास पर यूनिट लेंथ. मास को हम सॉल्व कर लेते हैं, लिख लेते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम. वॉल्यूम ऑफ द स्ट्रिंग होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू हाइट, उसका लेंथ होगा उसका हाइट, तो मैं लेंथ L ले लू, द होल अपॉन लेंथ एज इट इज, लेंथ गेट्स कैंसल, वी गेट रो ए. सो इन केस इट इज रिक्वायर्ड फॉर मे बी सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स, हम स्मॉल m को यानी लीनियर डेंसिटी को रो ए से रिप्लेस कर सकते हैं. बट राइट नाउ फॉर परफॉर्मिंग सोनोमीटर एक्सपेरिमेंट वी नीड फॉर्मेशन ऑफ वन लूप. P डिनोट्स नंबर ऑफ लूप्स, राइट. सो मैं P को 1 कंसिडर करूंगा. सो N का हमें फॉर्मूला मिल जाएगा. इस बार हम इसे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं, बिकॉज हम यहाँ पे सिर्फ एक ही लूप का फॉर्मेशन करेंगे. वी गेट N इज इक्वल्स टू 1 upon 2L square root of T by M. जब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगा, एक ही लूप का फॉर्मेशन होगा, मैं P का वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करूंगा. I get N is equals to 1 upon 2L square root of T by M. स्टूडेंट्स, अब ये एक्सपेरिमेंट को आगे कंटिन्यू करने के लिए we consider an aim. What is aim of our experiment? There are so many things that we can perform over here, but एक एम मैं रेफरेंस के लिए लेना चाहूंगा so that आप उसे प्रॉपर तरीके से समझ सके सोनोमीटर एक्सपेरिमेंट में कैसे आपको वर्कआउट करना है. एम ऑफ माय एक्सपेरिमेंट हियर विल बी टू फाइंड unknown frequency of a
ट्यूनिंग फॉर्क। सो मैंने स्टूडेंट्स आपको एक ट्यूनिंग फॉर्क दे दिया एंड आई एम आस्किंग यू व्हाट इज इट्स फ्रीक्वेंसी। I will use capital N to denote frequency of tuning fork। देखिए स्टूडेंट, सोनोमीटर एक्सपेरिमेंट के बहुत सारे एम हो सकते हैं, बहुत सारे एम, बट एक एम मैं रेफरेंस के लिए ले रहा हूं, वो ये है कि हमने एक ट्यूनिंग फॉर्क देखा, हमें उसका फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना है। आई एम यूजिंग कैपिटल N टू डिनोट फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर ट्यूनिंग फॉर्क। स्टूडेंट्स, एक तरीका ये होता है, हमने दोनों देखा यहाँ पे ब्रिज पी एंड क्यू, उसके ऊपर हमने वायर प्लेस किया हुआ है, वायर का नाम है ए बी। वी कैन प्लग द स्ट्रिंग एट मिडवे बिटवीन द टू ब्रिजेस पी एंड क्यू। मिडवे पे हम जब प्लग करेंगे, सो दिस पॉइंट हैज टू बिकम एन एंटी नोड। जब हम एक लूप ड्रॉ करते हैं ना स्टूडेंट, सो फिगर लुक समवॉट लाइक दिस। Whenever there is formation of one loop, हम कह सकते हैं that हमने ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव का फॉर्मेशन कर दिया। एग्जैक्टली सेंटर में वी गेट एंटी नोड, साइडवेज नोड, साइडवेज नोड। अब ये जो एंटी नोड है, इसका जो एम्पलीट्यूड है वो मैक्सिमम होना चाहिए। ओके, सो फर्स्ट वे इज दैट हम स्ट्रिंग को मिडवे बिटवीन द टू ब्रिजेस पी एंड क्यू प्लग करेंगे, इट विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग एंड ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव का फॉर्मेशन हो जाएगा। नाउ द सेकेंड वे इज, जो इस समय हमारे काम का है, इज हम लोग एक ट्यूनिंग फॉर्क को रबर पैड पे स्ट्राइक करेंगे। कौन सा ट्यूनिंग फॉर्क? जिसका हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना है। हम ये ट्यूनिंग फॉर्क को रबर पैड पे स्ट्राइक करेंगे एंड हम उसे यहां प्लेस करके ये स्ट्रिंग को वाइब्रेट करेंगे। As soon as we get formation of transverse stationary wave, as soon as we get formation of loop, in fact यहाँ पे वन लूप, हम कहेंगे कि हमने एक लूप का फॉर्मेशन कर लिया। बट लेट मी टेल यू, अभी तक हमें कैपिटल N का वैल्यू नहीं मिला है। कैपिटल N का वैल्यू तब मिलेगा स्टूडेंट, जब हमारा ये जो फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग ट्यूनिंग फॉर्क के फ्रीक्वेंसी से मैच करेगा। दैट मीन्स जब कैपिटल N एंड स्मॉल n दोनों इक्वल होगा। स्टूडेंट्स, कैन आई से दिस इज मैचिंग ऑफ द टू फ्रीक्वेंसीज? मैचिंग ऑफ द टू फ्रीक्वेंसीज होता है मतलब रेजोनेंस होता है। अब यहां पे सर रेजोनेंस होगा, ये हम कैसे चेक कर पाएंगे? इट इज वेरी डिफिकल्ट टू विजुअलाइज विथ अवर नेकेड आई, ऐसे ही रैंडमली। So what we do, we tear a piece of paper and we place exactly at the center of wire AB. Students, इसे कहा जाता है पेपर राइडर। मैं जिसको R से डिनोट करूंगा, राइडर समझ लीजिए, पेपर राइडर। As soon as resonance occur, the amplitude of vibration becomes maximum and this paper rider flies off. पेपर राइडर उड़ गया, मतलब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है वाइब्रेशन का, मतलब रेजोनेंस हुआ है। एंड रेजोनेंस कब होगा? जब दोनों फ्रीक्वेंसी मैच होगा। कौन सा दोनों फ्रीक्वेंसी स्टूडेंट्स? फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग। लेट मी रिमाइंड यू, हमारे पास ऑलरेडी फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग है, रीडिंग लेके 1/2L स्क्वायर रूट ऑफ T/M। Capital L is vibrating length, which is nothing but length AB. T denotes tension, जो हमने यहाँ पे हैंगर में पुटअप किया हुआ है। Small m denotes linear density, linear mass density, that is mass per unit length of the wire। मतलब हमारे पास राइट हैंड साइड में सारे वैल्यूज है, हमें स्मॉल n मिल जाएगा एंड ड्यूरिंग रेजोनेंस ये सेम फ्रीक्वेंसी कैपिटल N यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क होगा। तो हमारा जो एम था to find out the unknown frequency of tuning fork, वो हमने यहाँ पे find out कर लिया। Now using this sonometer experiment, that means using this setup, we have to verify laws of a vibrating string, जो हमने recent lectures में पढ़े थे। So वो मैं आपको लिखवा रहा हूँ, आप इसे नोट कर लीजिए।
Students, don't forget this formula. Small n is equals to 1 upon 2l under root of t by m. L is length of the string, जो हमारे केस में AB है. T denotes tension on the string, जो हम यहाँ पे अटैच कर रहे हैं. Small m linear density, linear mass density, that is mass per unit length. N is frequency of vibration of string. When resonance occurs, frequency of tuning for capital N will be equals to frequency of vibration of string, that is small n. मतलब capital N is equals to small n. स्टूडेंट, जब ये दोनों फ्रीक्वेंसी सेम होगा मतलब रेजोनेंस होगा, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द स्ट्रिंग बिकम्स मैक्सिमम. और ये हम कैसे चेक करेंगे? बाय कीपिंग अ पेपर राइडर मिडवे बिटवीन द टू ब्रिजेस P एंड Q, राइट? दो ब्रिज के बीच में हमने पेपर राइडर रखा है. पेपर राइडर फ्लाइज ऑफ, मतलब एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन मैक्सिमम हुआ है, मतलब रेजोनेंस अकर हुआ है, मतलब ये दोनों फ्रीक्वेंसी सेम है. Frequency of tuning fork and frequency of vibration of string are same, which is definitely 1 upon 2l square root of t by m. We can verify laws of a vibrating string by considering number of tuning forks. Tuning fork 1, tuning fork 2, tuning fork 3, 4, 5 and so on. We can take many tuning forks as per a requirement. For first tuning fork, the frequency is N1. For second tuning fork, frequency N2. Third tuning fork, frequency N3 and so on. अब सेटअप हम जानते हैं, रीडिंग कैसे ले. फर्स्ट रीडिंग स्टूडेंट्स, we take tuning fork whose frequency is N1 and resonance हुआ है, मतलब जो स्ट्रिंग का फ्रीक्वेंसी है वो है N1, स्मॉल n1. ये दोनों फ्रीक्वेंसी सेम है. एंड रेजोनेंस होने के लिए स्टूडेंट्स हमने एक वाइब्रेटिंग लेंथ कंसीडर किया होगा जिसे हम कहते हैं L1. देन टेक अनदर ट्यूनिंग फॉर्क. ये हमारा, यहां लिख देता हूं मैं, ये हमारा सेकेंड प्रोसीजर होगा स्टूडेंट्स, सेकेंड रीडिंग, राइट? We take another tuning fork जिसका frequency is N2. ट्यूनिंग फॉर्क का फ्रीक्वेंसी हमने चेंज किया, तो जब रेजोनेंस हुआ स्ट्रिंग का फ्रीक्वेंसी भी चेंज हुआ होगा, लेट्स से स्मॉल n2. एंड स्टूडेंट्स, उस समय हमने जो वाइब्रेटिंग लेंथ रखा होगा, मे बी हमने ब्रिजेस को लेफ्ट में शिफ्ट किया होगा, राइट में शिफ्ट किया होगा, वाइब्रेटिंग लेंथ को डिक्रीज किया होगा, इंक्रीज किया होगा. वी गेट अ पर्टिकुलर लेंथ, लेट्स से दैट लेंथ इज L2. ओके. एंड थर्ड रीडिंग कैसे लेंगे स्टूडेंट्स? आई थिंक अब आपको ये क्लियर हो गया होगा. थर्ड ट्यूनिंग फॉर्क लेंगे जिसका फ्रीक्वेंसी इज N3. स्ट्रिंग का फ्रीक्वेंसी जब रेजोनेंस होगा तो स्मॉल n3, ये दोनों ऑब्वियसली इक्वल होगा, रेजोनेंस हो रहा है. वाइब्रेटिंग लेंथ जो हमने ऑब्टेन किया है, दैट वाइब्रेटिंग लेंथ इज L3. देन व्हाट वी कैन डू स्टूडेंट्स, फ्रॉम फर्स्ट रीडिंग हमारे पास N1 इंटू L1 है, हम N1 इंटू L1 फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट? सेकेंड रीडिंग N2 है, we can calculate N2 into L2. Third reading we have N3, we have L3, we can find out N3 into L3, right? Then if we observe all the values carefully, आप इससे ज्यादा रीडिंग भी ले सकते हो, but I think 3 should be sufficient. जब आप ये तीनों वैल्यूज को ऑब्जर्व करोगे, you will find out that N1 L1, N2 L2, N3 L3, ये तीनों वैल्यूज इक्वल है. नाउ हाउ टू राइट दिस इन अ प्रॉपर मैथमेटिकल फॉर्मेट? लेट मी टीच यू दैट. वी गॉट N1 L1 is equals to N2 L2 is equals to N3 L3 is equals to constant. मतलब हमें जो आंसर मिला वो ऐसा है, फ्रीक्वेंसी N इंटू लेंथ L इज अ कांस्टेंट. स्टूडेंट, जब दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन जो है वो कांस्टेंट होता है, मतलब दोनों आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं. दैट मींस N इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L.
फ्रीक्वेंसी जो है स्ट्रिंग का इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाइब्रेटिंग लेंथ, बट द रूल इज टू प्रूव दिस हम टेंशन को चेंज नहीं कर सकते एंड हम लीनियर डेंसिटी को भी चेंज नहीं कर सकते. N is inversely proportional to L when tension and linear density are constant. Student, this is first law of our vibrating string जिसे हम कहते हैं law of length. By using experimental setup of sonometer हम इसे verify कर सकते हैं जैसा मैंने आपको प्रोसीजर बताया. फिनिश कीजिए इसे. Second is law of tension. To verify law of tension, we should keep length constant and linear density also constant. हम length change नहीं कर सकते, हम linear density change नहीं कर सकते. Then we can relate frequency of vibration of string with tension that you are putting on the string. First step, take a tuning fork whose frequency is N1, okay, and vibration of string का जो frequency है which is small n1 and resonance होने वाला है, मतलब ये दोनों frequency same होगा. To allow resonance हमने यहाँ पे टेंशन क्रिएट किया होगा स्ट्रिंग में. That tension I am denoting by T1. Okay. Step 2. Second step students. ध्यान रहे लेंथ चेंज नहीं करना है, लीनियर डेंसिटी चेंज नहीं करना है. You have to take second tuning fork whose frequency is N2. रेजोनेंस होने वाला है मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग जो स्मॉल n2 है वो डेफिनेटली कैपिटल n2 से मैच करेगा. एंड रेजोनेंस करवाने के लिए स्टूडेंट्स आपको डेफिनेटली जो टेंशन है वो इस बार चेंज करना पड़ेगा. डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ n1 एंड n2 आपको टेंशन या तो इंक्रीज करना पड़ेगा या तो डिक्रीज करना पड़ेगा, बट डेफिनेटली चेंज करना पड़ेगा. द टेंशन दैट वी आर कीपिंग दिस टाइम इज T2. ध्यान रहे दोनों केस में लेंथ एंड लीनियर डेंसिटी शुड रिमेन सेम. फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप. थर्ड स्टेप स्टूडेंट्स, सिमिलर प्रोसीजर आई थिंक अब आप फॉलो कर सकते हो. टेक थर्ड ट्यूनिंग फॉर्क जिसका फ्रीक्वेंसी इज N3, कैपिटल N3 ऑब्वियसली. जब रेजोनेंस होगा तो स्ट्रिंग का जो फ्रीक्वेंसी है स्मॉल n3 और ट्यूनिंग फॉर्क का जो फ्रीक्वेंसी है कैपिटल N3 वो दोनों इक्वल होगा. एंड इस बार आपने फ्रीक्वेंसी चेंज किया तो आपको वापस से टेंशन जो है वो चेंज करना पड़ेगा. ओके, लेट्स से दैट टेंशन इज T3. सो स्टूडेंट्स वी गॉट वैल्यूज ऑफ N1 T1, देन N2 T2, देन N3 T3. You can find out N1 divided by square root of T1, N2 divided by square root of T2, N3 divided by square root of T3. I am happy with 3 readings. आप उससे ज्यादा भी ले सकते हो, बट आपको रेशियो इसी तरीके से फाइंड आउट करना है. N1 divided by root of T1, N2 divided by root of T2, N3 divided by root of T3. Let me tell you students, आप जब ये वैल्यूज फाइंड आउट करोगे आपको समझेगा that all these values are equal. ये तीनों रेशियोज जो हमने फाइंड आउट किए हैं वो तीनों सेम होंगे. इसका मतलब ये हुआ दैट फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट. जब दो नंबर का डिवीजन कांस्टेंट होता है मतलब दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं. n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ t. एंड ये परफॉर्म करने के लिए हमें लेंथ एंड लीनियर डेंसिटी को कांस्टेंट रखना पड़ेगा. तो मैं लिखना चाहूंगा as per law of tension, n is directly proportional to square root of tension at the rate constant length and linear density.
This is verification of your law of tension. Finish करिए इसे. We have one more to go. Law of linear density. Third, law of linear density. Here we have to relate frequency of vibration of string with linear density, and the rule is हम टेंशन चेंज नहीं कर सकते, हम लेंथ चेंज नहीं कर सकते, हमें टेंशन एंड लेंथ दोनों को कांस्टेंट रखना होगा. In this law, for saving time, we are interested in taking two different readings. For first reading, we are taking a wire whose linear density is m1, and for second reading, we are taking another wire whose linear density is m2. I hope it is quite clear that एक single wire का हम दो अलग अलग linear density नहीं रख सकते. So we have to take two different wires, and obviously उन दोनों का linear density अलग है. For first wire it is m1, for second wire it is m2. If resonance occurs, tuning fork का frequency and string का frequency दोनों same होगा. So for first reading जब resonance हुआ, string का frequency is n1. And for second reading जब resonance हुआ, string का frequency I am considering n2. So we got first reading for m1 n1, we got second reading for m2 n2. And when we apply mathematics in this, किस तरीके से करना है this time? Students, you have to find out n1 multiplied by square root of m1, right? And here you have to find out n2 multiplied by square root of m2. Let me tell you, ये दोनों values आपको equal मिलेंगे. That means n1 square root of m1 is equals to n2 square root of m2. n1 square root of m1 is equals to n2 square root of m2. That means हम कह सकते हैं n into square root of m is equals to constant. जब दो नंबर्स आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, देन ओनली उनका जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो कांस्टेंट होता है. हियर आई कैन कंक्लूड स्टूडेंट्स दैट n is inversely proportional to square root of m, but the condition is we have to keep constant tension and length. This is your third law of a vibrating string, law of linear density.